आशा की थोड़ी सी भी कमी हमें असफलता की ओर धकेल देती है, लेकिन आशा की अलख जगाकर मेहनत करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद श्रम करने वाले इंसानों का वो औजार है जिससे जीवन में आनंद और कामयाबी दोनों हासिल किए जा सकते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज की सुबह आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद अंतिम दौर में। राहत कार्य के सफल अंतिम प्रयास के बाद मजदूरों को बाहर निकालना हुआ संभव। मौके पर मेडिकल टीम मौजूद। संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे मथुरा। मीराबाई के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। वर्चुअल G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने G20 में लिए निर्णयों को जल्द कार्यान्वित करने का दिया जोर। पश्चिम एशिया के हालात पर जताई चिंता। आतंकवाद और पीड़ितों की मदद के लिए आवाज बुलंद करने का G20 सदस्य देशों से किया आह्वान। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारतीय नौसेना और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय थिंक क्विज का आज राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर ग्रैंड फिनाले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे फिनाले में मुख्य अतिथि। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में। भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए सीरीज को माना जा रहा है महत्वपूर्ण। और बात आशा और उम्मीद की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार सुरंग में फंसे श्रमिक कभी भी सुरंग से बाहर निकल सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को आज नई जिंदगी मिल सकती है। सिलक्यारा सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियों का काम यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब अंतिम चरण में है। इसके मद्देनजर एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है और चिकित्सकों को घटनास्थल पर बुला लिया गया है। फिलहाल सुरंग में फंसे 41 मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच बाधा बनी लोहे की दीवार को भेद दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त इन फंसे हुए मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर G20 देशों के सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 ने इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि G20 ने मल्टीलेटरलिज्म पर विश्वास और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को दिशा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति से सभी चिंतित हैं। आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम आतंक और हिंसा के विरुद्ध और मानवता के प्रति आवाज बुलंद करेंगे और उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत उसकी G20 अध्यक्षता के समापन से पहले G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन को आयोजित करेगा। हम सब ने मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अविश्वास और चुनौतियों से भरी आज की दुनिया में ये आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक साल में हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर
में विश्वास जताया है और विवादों से हटकर एकता और सहयोग का परिचय दिया है। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब दिल्ली में हम सभी ने सर्वसम्मति से G20 में अफ्रीकन यूनियन का स्वागत किया। G20 ने पूरे विश्व को इंक्लूसिविटी का जो ये संदेश दिया है वो अभूतपूर्व है। भारत के लिए गर्व की बात है कि उसकी प्रेसिडेंसी में अफ्रीका को आवाज मिली है। इस एक साल में पूरी दुनिया ने G20 में ग्लोबल साउथ की गूंज भी सुनी है। पिछले हफ्ते वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में करीब करीब 130 देशों ने नई दिल्ली G20 समिट में लिए गए फैसलों की मन से सराहना की है। G20 ने इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हुए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने पर बल दिया है। G20 ने मल्टीलेटरलिज्म में फिर से विश्वास बढ़ाया है। हमने मिलकर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को दिशा दी है। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आवश्यक है कि ग्लोबल इकोनॉमी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बिगर, बेटर, इफेक्टिव, रिप्रेजेंटेटिव और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए उसमें रिफॉर्म किए जाएं। आवश्यकता है कि देशों को समय से और आसान दरों पर सहायता सुनिश्चित की जाए। 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तेजी लाने के लिए अपनाए गए एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि AI के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज और व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि AI के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम चाहते हैं कि AI शुड रीच द पीपल एंड इट मस्ट बी सेफ फॉर द सोसाइटी। इसी अप्रोच के साथ भारत में अगले महीने ग्लोबल AI पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसमें भी सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज G20 देशों का एक साथ आना दर्शाता है कि सभी मुद्दों के प्रति ये देश संवेदनशील हैं और मिलकर उन्हें सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और आम नागरिकों की मौत की निंदा होनी चाहिए। गाजा में बंधक बनाए गए 50 लोगों की रिहाई पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बंधकों की रिहाई का स्वागत करता है और आशा प्रकट करता है कि बाकी बंधकों को जल्द रिहा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए आज मथुरा जाने वाले हैं। वो इस अवसर पर संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम लगभग 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी करेंगे।
इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक है। संत मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए अपनी भक्ति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना भी की जो आज भी लोकप्रिय हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारतीय नौसेना और NWWA यानी कि नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थिंक क्यू क्विज का आयोजन किया। आज नई दिल्ली के इंडिया गेट में इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी के फाइनल का राउंड खेला जाएगा। इंडिया गेट पर G20 भारतीय नौसेना क्विज के ग्रैंड फिनाले में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 21 नवंबर को G20 थिंक क्यू अंतर्राष्ट्रीय सेमीफाइनल का आयोजन G20 इंडिया सचिवालय में किया गया, जिसमें 24 टीमों ने रोमांचक प्रश्नोत्तरी के कई दौरों में हिस्सा लिया। इसमें यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, इटली, ब्राजील, जर्मनी, सिंगापुर की टीमों ने हिस्सा लिया और आज होने वाले फाइनल के लिए भी अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। हम आपको बता दें कि इससे पहले 18 नवंबर को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक खास झलक। हम आपको बता दें कि थिंक क्यू 23 दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के लिए एक मंच है। ये केवल ज्ञान का परीक्षण करने से कहीं आगे जाता है और छात्रों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, एक दूसरे से सीखने और दोस्ती के बंधन बनाने का एक अनूठा मंच प्रदान करता है। We are delighted to welcome the participants from all countries across the globe to the G20 ThinkQ. Your presence here is of great value to us. It's a unique opportunity for everyone to build friendships and bonds beyond borders. G20 ThinkQ, the flagship event of NAVA in collaboration with Indian Navy, aims to enable students to be future-ready, lifelong learners and develop qualities of teamwork and leadership. Partnering with G20 is indeed a matter of great privilege to us. While the G20 represents a forum for international cooperation, we at NAVA also plan to collaborate, learn and draw inspiration from one another. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिकता विश्व समुदाय को भारत की अमूल्य भेंट है। हमारे देश में समय समय पर महान आध्यात्मिक विभूतियों ने सदाचार, करुणा और परोपकार का संदेश दिया है। पुट्टपर्थी के इस क्षेत्र को पावन बनाने वाले श्री सत्य साई बाबा ऐसी ही महान विभूति थे। उनके आशीर्वाद से देश विदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और लगातार होते रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में लगे अपने जीवन के इस कालखंड को मैं विशेष महत्व देती हूँ। मेरा निजी अनुभव है कि जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देने ही वास्तविक शिक्षा है। जिस तरह भवन के निर्माण के लिए मजबूत नींव जरूरी है, उसी तरह जीवन के निर्माण के लिए नैतिकता और जीवन मूल्यों की आधारशिला भी अनिवार्य है। सत्य, सदाचरण, शांति, स्नेह और अहिंसा के जीवन मूल्यों को प्रत्येक विद्यार्थियों के जीवन में संचारित करने का प्रयास इंटीग्रल एजुकेशन का प्रमुख लक्ष्य होता है। भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण कथन है, सा विद्या विमुक्तये, अर्थात वास्तव में विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करती है। अज्ञान, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या सहित हर प्रकार के विकारों से मुक्ति ही विद्या का वास्तविक परिमाण है।
जो सही अर्थों में विद्यावान होता है और विनयशील होता है, जैसे कि कहा जाता है विद्या ददाति विनय, परोपकारी होते हैं और संवेदनशील होता है। आपके इस संस्थान में मानवीय तथा आध्यात्मिक मूल्यों को आधारभूत महत्व दिया जाता है। इसीलिए इस उच्च शिक्षण संस्थान सही अर्थों में विद्या मंदिर है। राष्ट्रपति ने कहा कि जो सही अर्थों में विद्यावान होता है वो विनयशील होता है, परोपकारी होता है और संवेदनशील होता है। आपके इस संस्थान में मानवीय तथा आध्यात्मिक मूल्यों को आधारभूत महत्व दिया जाता है। इसीलिए ये उच्च शिक्षण संस्थान सही अर्थों में विद्या का मंदिर है, आधुनिक गुरुकुल है। आपके संस्थान में भी इंटीग्रल एजुकेशन अर्थात होलिस्टिक एजुकेशन का मार्ग अपनाया है। शिक्षा का यही मार्ग भविष्य निर्माण का सही मार्ग है। होलिस्टिक एजुकेशन के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए आपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल आयामों को शिक्षा प्रक्रिया में समाहित किया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के आप सभी विद्यार्थी प्रोफेशनली साउंड, एजुकेशनली रेस्पॉन्सिबल और स्पिरिचुअली अवेयर व्यक्तित्व का विकास करने में सफल होंगे। आपके इस संस्थान द्वारा शिक्षा के जो लक्ष्य नियम के लिए और वस्तुतः शिक्षा का आदर्श है, सेल्फ नॉलेज अर्थात आत्मविद्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास और इस आधारित सेल्फ सैक्रिफाइस अर्थात आत्मत्याग और सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति को आप सब ने शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में मान्यता दी है। आपके संस्थान की इस आदर्शवादी सोच की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारी की एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ने हमेशा समाज निर्माण में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सेवा, समानता और सहानुभूति जैसे नैतिक और मानवीय मूल्य हमारी संस्कृति की नींव है। युवाओं को इन महान आदर्शों से परिचित होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि बेहतर समाज बनाने के लिए उन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता और समाज के वंचित वर्ग के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में इन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जाना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम समय जातिर जनक महात्मा गांधी ठारू आरंभ करी गुणात्मा गोपबंधु दास पर्यंत भारतर राष्ट्र निर्माणता माने मातृभाषा शिक्षादान उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। आम पिला माने एकाधिक भाषा शिखिबार असुविधा नहीं, किंतु कौन सी विदेशी भाषा आम मातृभाषार स्थान नेबा उचित नुहे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 जवानों ने अपनी शहादत दे दी है। इन जवानों ने मुठभेड़ के दौरान महिलाओं और बच्चों को बचाने की प्राथमिकता को कायम रखा। इसी वजह से उन्हें बलिदान होना पड़ा। सेना के बयान में कहा गया है कि विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर 19 नवंबर 2023 को राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र के गुलाबगढ़ जंगल में संयुक्त अभियान शुरू किया गया। 22 नवंबर को आतंकवादियों का पता चला और गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के दौरान शहीद होने वाले सेना के अधिकारियों में 2 कैप्टन हैं, 1 हवलदार हैं और 1 जवान शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस 6:30 बजे होगा। हम बता दें कि अगले साल खेले जाने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए अब सभी टीमों का फोकस T20 पर है। यदि भारत आज का मैच जीत जाता है तो उसकी ऑस्ट्रेलिया पर लगातार तीसरी T20 जीत होगी। 2020 और 2022 में खेली गई सीरीज भारत ने जीती थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक T20 में 10 सीरीज खेली गई हैं। इसमें भारत ने 5 जीती हैं, 2 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।
3 सीरीज ड्रॉ रही हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 42वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस व्यापार मेले में आयुष मंत्रालय का विशेष पैवेलियन भी है। इसमें लोगों को श्री अन्न के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष गतिविधि रखी गई है। इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी शालिनी खंडेलवाल ने। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और इसकी घोषणा के बाद से ही पूरी दुनिया भारतीय श्री अन्न को जान रही है, उसका सेवन कर रही है। श्री अन्न में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश, कई लोग इसके बारे में जानकर इसका सेवन कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी इसका एक विशेष स्टॉल लगाया गया है जहां पर मिलेट के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये स्टॉल है, मैं देख पा रही हूँ कि श्री अन्न है, बहुत सारे, एक व्हील है। क्या कुछ खास है और कैसे आप लोगों की जागरूकता बढ़ा रही हैं? जी, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मैम ने बताया कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसे घोषित किया गया है ईयर 2023 को। तो इसे हमारे जो ऑनरेबल पीएम मोदी जी है, उनका ये सपना है कि मिलेट्स हमारे देश में बहुत प्रोड्यूस होता है और ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें बहुत कम पानी में हम बहुत सी फसलें उगा सकते हैं जहाँ पानी की इतनी कमी है। और ये साथ ही साथ बहुत न्यूट्रिएंट रिच भी होता है, इसमें हाई फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलती है। साथ ही जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं हमें, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब से सब पीड़ित रहते हैं, तो इस तरह के खान पान में चेंजेस करके वो एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। सो हमने एक हमारा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का ये काउंटर है जिसमें हम आयुर्वेद से जुड़े हुए, तो आयुर्वेद के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि किस तरह आप इसका सेवन कर सकते हैं और एक तरीका होता है कि आप मिलेट्स किस तरह खाते हैं। ऐसे नहीं कि क्योंकि इसमें ग्लूटेन बहुत कम होता है जैसे कि हमारे मैदे में या आटे में होता है, तो इसकी बाइंडिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है या उसको कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। तो हम इस काउंटर में एक एक्टिविटी रख रहे हैं जिसमें कि स्पिनिंग व्हील है, जिसमें हमें ये इस व्हील को स्पिन करना होता है और जो भी मिलेट इसमें आता है तो हमें उसके बारे में 3 क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हम उनसे ये आइडेंटिफाई करवा सकें। और ये मेन इसका मोटो है कि लोग मिलेट्स को जाने और उसको आइडेंटिफाई करें ताकि वो आइडेंटिफाई करके उसे रेगुलर अपने रूटीन में यूज़ कर सके और एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट ले सके। तो मैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मिलेट्स हैं जिनके बारे में शायद सभी को जानकारी नहीं होगी। मैं खुद यहाँ पर कुछ ही मिलेट्स को पहचान पा रही हूँ, तो चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं, साथ ही इनमें क्या पोषक तत्व हैं जिनसे सभी को फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में। ज़रूर मैडम, ये जो मिलेट्स है ये सबसे ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट रिच है। इसको हम स्मॉल सीडेड सीरियल्स भी कहते हैं क्योंकि इसके सीड्स बहुत स्मॉल होते हैं, मोटा अनाज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सारे मिलेट्स जो है ग्लूटेन फ्री होते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होने से जिन्हें ग्लूटेन की सेंसिटिविटी होती है, जैसे जो मैदा और आटे से जो आज बीमारियां हो रही है वो नहीं होती है। एक चीज़ होती है इसमें से बाइंडिंग की कमी होती है, तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड ऑन करने होते हैं, तो उसको करके हम उसके जो गुण है वो भी एनहांस कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 6 मिलेट्स रखे हुए हैं। दिस इज़ ज्वारी। ज्वारी में बहुत ही हाई रिच मतलब फाइबर होता है, प्रोटीन होता है एंड इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज़। इसके लिए भी अच्छा होता है। वेट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है इसलिए वेट मैनेजमेंट, जिनको ओबेसिटी है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ रागी। रागी जैसे मस्टर्ड सीड जैसे दिखता है बट पीपल कंफ्यूज विद दिस, बट दिस इज़ रागी एंड इसकी रोटी बनती है। इसकी बहुत सारी चीज़ें, रेसिपीज़ भी अवेलेबल है एंड इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन। इट इज़ गुड फॉर हेयर एंड स्किन ऑल्सो। सो ये दिस इज़ एक वरदान है, एक फीमेल्स के लिए एक वरदान भी कह सकते हैं आप इसे। और ये समाक की चावल है जिसे हम नवरात्रि में या जैसे हमारे फास्टिंग होता है उसमें यूज़ करते हैं एंड इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो, वेट लॉस, डाइजेशन, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे समाक के चावल जैसा ही एक दूसरा अनाज भी दिख रहा है, ये भी मोटा अनाज है, ये कौन सा अनाज है? दिस इज़ फॉक्सटेल मिलेट जिसे हम कंगुनी भी कहते हैं हिंदी में एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। और इसमें विटामिन B12 बहुत काफ़ी मात्रा में होता है जिससे आपके हार्ट हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल कहा गया है। तो आप इसको डेली रूटीन में राइस से भी आप इसे रिप्लेस करके ले सकते हैं। बाजरा में क्या कुछ खास होता है, सर्दी में खाया जाता है क्योंकि ये बहुत एक गर्म है ये अनाज, तो इससे और क्या कुछ फ़ायदे?
बाजरा देखिए हम सारे सीजन्स में नहीं ले सकते, जैसे ज्वार हम ऑल सीज़न में ले सकते हैं, वो उसका कोई नुकसान नहीं क्योंकि उसकी तासीर जो है थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होने से क्या होता है, राजस्थान में मेनली ये खाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइम गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये। लेकिन जो नॉर्मल सीजन्स है, जैसे हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है, हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें जब ठंड होती है तभी खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और ये अनेमिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें रिच फोलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये आयरन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको एनीमिया है, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा है, और सारे मिलेट जो है वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। एक आखिरी मिलेट जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की वो ये है, ये कौन सा मिलेट? ये कुट्टू है, जिसे हम कुट्टू का आटा भी कहते हैं, जैसे हम कुट्टू का आटा बनाते हैं। हाँ जी, व्रत में, नवरात्रि में मोस्टली लिया जाता है। इट इज़ वेरी हेल्दियर ऑप्शन फॉर फास्टिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स की उस टाइम ज़रूरत होती है, आप फास्टिंग में होते हैं। सो नवरात्रि में भी इसलिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं। एनीमिया पे ये काम करता है, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ों के लिए। सो दिस इज़ मेनली यूज फॉर फास्टिंग। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप जानना है कि जो आयुष मंत्रालय का जो स्टॉल लगा है, जो मिलेट पर बेस्ड है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा आयोजित इस स्टॉल पर हमने जाना है कि कौन कौन से मिलेट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये ग्लूटेन फ्री मिलेट्स आपके स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, एनीमिया में भी आप इनका सेवन कर सकते हैं, और जो पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा इन मिलेट्स में मौजूद है वो कैसे आपके स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है, आपके शरीर को मजबूत कर सकती है, और व्रत के दौरान भी इन मिलेट्स का खास तौर से सेवन किया जाता है। कैमरामैन महावीर सिंह के साथ मैं शालिनी, सनसेट टीवी। मिलेट पर जानकारी के बाद अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। 23 नवंबर साल 1983 को भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की शुरुआत राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता से शुरू हुई और इसका समापन गोवा में हुआ। यह राष्ट्रमंडल देशों का 7वां शिखर सम्मेलन था। यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चला। इस सम्मेलन में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा ग्रेनेडा पर हमला करना, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा की सेना द्वारा नामीबिया पर कब्जा करना, और अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 साल में एक बार होता है। 23 नवंबर साल 1904 को अमेरिका के सेंट लुइस में तीसरे ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। यह पहली बार था जब ओलंपिक खेल यूरोप के बाहर आयोजित किए गए। जापान और रूस के बीच हो रहे युद्ध की वजह से पूरे यूरोप में तनाव था। इसी वजह से सेंट लुइस जाने की कठिनाई के कारण दुनिया के शीर्ष एथलीटों में से अधिकांश खिलाड़ियों को इस ओलंपिक से दूर रहना पड़ा। खेलों के इस महाकुंभ में शिरकत करने वाले 650 एथलीटों में से लगभग 80% प्रतिभागी संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। 23 नवंबर साल 1937 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है।